नमस्कार, मैं वकार हूँ। स्वागत है आपका सीसीएन ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उससे पहले हमने लास्ट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था केसीएल, एक पढ़ा था केवीएल। केसीएल की हम बात करें तो जहाँ पे किसी नोड पर अगर सभी करंट्स, चाहे वो आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, अगर उन सब का जो सम है वो गोइंग टू जीरो हो, मतलब सब किसके बराबर हो, किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो क्या होता है, अपना केसीएल होता है। और अगर सारे के सारे वोल्टेज किसी पर्टिकुलर लूप में फुलफिल, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पे सारे के सारे सबका जो सम है, जो अलजेब्रिक सम है, वो अगर सबका जीरो है तो वो क्या हो जाता है, अपना केवीएल हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट सी जिनको मैं आपको बताऊंगा, आप उन चीजों को समझते हो, ध्यान से उन चीजों को देखते हो तो वहां से और आसानी से समझ पाते हो। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज a device which is used to calculate the unknown resistance। व्हीटस्टोन एक डिवाइस है जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, दूसरी बात, ये किस पे यहाँ पे काम करता है, ये किरचॉफ्स लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है, किरचॉफ्स लॉ पे काम करता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज डिवाइस which is based on Kirchhoff's law। Kirchhoff's law and calculate and used to calculate unknown resistance। Clear? unknown resistance। ये चीजें क्लियर होगी तो डेफिनेशन आप क्लियर हो जाती है। उसके बाद आता है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले डायग्राम हम बात करें कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जो डायग्राम हम बनाएंगे उस डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर अगर उसको ड्रॉ करें उस डायग्राम को, तो सिंप्लीफाई कह सकते हैं कि हमारे 4 रेजिस्टेंस होंगे इसके अंदर, इस तरीके से 4 आर्म्स होंगी और फोर्स के बाद 4 रेजिस्टेंस में कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जो अननोन होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अपना कनेक्शन है और यहाँ पर एक बैटरी लगी होगी और बैटरी के बाद एक की लगी होगी और की के बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ की होगी, इसको बोल देंगे बैटरी। ठीक है, अब अपने को समझने वाली बात है कि सर ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर करंट पास होती है इसके अंदर आई, तो इस आर्म्स में करंट चली जाती है I1। अब हम बोलते हैं इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, S बोल देते हैं। ये अपने यहाँ पे अपने रख दिया PQRS। I1 करंट चली गई तो I टोटल करंट क्या है, I। यहाँ पे क्या चली गई, इस आर्म्स में, इस वाले आर्म्स में क्या हो गई, I1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचती है, I माइनस I1। क्या बचती है, I माइनस I1। दूसरी हम बात करें कि सर यहाँ पर करंट चली गई I1, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गई। अब इस पॉइंट के बाद करंट पास होगी, इधर भी जाएगी और इधर भी। मान लीजिए इस आर्म्स में करंट है IG, क्योंकि ये है गैल्वेनोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर किसको शो करता है, करंट को शो करेगा। यहाँ पे कैसे करेगा मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी सिर्फ ये समझना है कि क्या है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें करंट IG आ गई तो यहाँ से I1 इधर, इस पे I1 की I चली गई तो यहाँ क्या बचेगी, I1 माइनस IC। क्लियर? अब कनेक्शन ये कैसे होगा, देखो भाई I1 आ रहा है, IG चला गया तो I1 माइनस IG, तो यहाँ इस आर्म्स में कितना आ गया, I1 माइनस IG। अब इस वाले पॉइंट्स में देखो, यहाँ से कह रहा है I माइनस I1 और यहाँ से कह रहा है IG, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर? देखो I माइनस I1 तो ये रहा और इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, IG। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट इधर से सारे पास होकर इधर जा रही फिर यहाँ पे इस पॉइंट पर पहुंचेगी। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको मैंने A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया, इसको C पॉइंट बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, D पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब इसी कंडीशन क्या होता है, हमें करंट का पता चल गया, रेजिस्टेंस का पता चल गया। सिंपल सा है। अगर हम इसको देखें तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको जरूरी है आपको पता है, जिनको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर।
ध्यान रखनी है आपको। गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर जो PQRS है, PQRS क्या है? रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे क्या है? रेजिस्टेंस। यहाँ लिख देंगे रेजिस्टेंस। क्लियर? ये चीजें क्यों लिख रहे हैं? इस तरह ऐसी चीजें क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम इनको स्टडी करो तो अपने को पता रहनी चाहिए कि हम PQRS क्या है। ठीक है? आई क्या है यहाँ पे? करंट है, यहाँ पे क्या है? E है। आई करंट है, आप बहुत पहले से जानते हो। ठीक है? अब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी सिर्फ हम डायग्राम को पढ़ रहे हैं। अब डायग्राम की अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो अपने से क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा? वर्क कैलकुलेट, हम इससे क्या कैलकुलेट करते हैं? इससे कैलकुलेट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं इससे? अननोन रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसकी बैलेंसिंग कंडीशन। इसका मतलब अगर मैं इसकी प्रिंसिपल की बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करें साथ के साथ में प्रिंसिपल के लिए बात कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? इट्स बेस्ड ऑन बैलेंसिंग, या ये भी लिख सकते हो, इट्स वर्क ऑन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन किस पे काम करता है? ये बैलेंस्ड कंडीशन पे काम करता है। व्हेन बैलेंस्ड कंडीशन देन, इसमें एक नोट है, एक नोट लगाना और लिखना उसके अंदर, क्योंकि मैं इस बैलेंस अपने इट्स वर्क ऑन बैलेंस्ड कंडीशन तो प्रिंसिपल अगर पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, आप सीधे लिख सकते हो कि इसका प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन। किस पे वर्क करता है? ये बैलेंस्ड कंडीशन वर्क करता है। कब करता है? यहां लिख देना व्हेन I is equals to 0, मतलब कि इस वाले पार्ट में अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मींस VC equals to VD। ये इसमें करंट का फ्लो 0 कब होगा? जब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तभी होगी जब यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने का मतलब दोनों पर जो वोल्टेज है वो इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी। करंट फ्लो कब होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर यहाँ कंडीशन देखिए मैंने व्हेन I is equals to 0, इसका मतलब VC equals to क्या हो जाना चाहिए? VD। VC किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एट C पॉइंट। VD क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एट D पॉइंट। क्लियर? देन ब्रिज will be balanced। बहुत समझ आया ना? अब कैसे ये बैलेंस्ड कंडीशन क्या है तो समझ सकते हो। when I is equals to 0, BC equals to BD, then bridge will be balanced। ठीक है? कंस्ट्रक्शन में आपका डायग्राम हो गया, साथ में प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया आपको कि बैलेंस्ड कंडीशन पे काम करता है। तो अब इसका आता है अपने को वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। तो वो वर्क कैसे करेगा? यहाँ से जैसे ही बैटरी ऑन होगी तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो ये अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसके अंदर करंट का पासिंग होगी। अब करंट पास होने के बाद इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होगी। तो वर्किंग के अंदर आप इस सीधे सिंपल वर्ड से देते हो कि वी टेक 4 रेजिस्टेंस PQRS एंड कंस्ट्रक्ट एज shown in figure, मतलब उसको किसके कंस्ट्रक्ट कर दिया? एज shown in figure की तरह दिखा दिया, या shows as shown in figure ये लिख दोगे। उसके बाद आपको लिखना है कि when we put the key, मतलब की को अगर अपन पुट करते हैं मतलब इसके अंदर, then circuit will be on, तो सर्किट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। then current passing through 4 resistance, then what will be happen, तो इस समय क्या होगा यहाँ पे? तो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग में जो लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई थी वो लिख देना। उसके बाद सिंपल सा है, तो वर्किंग की अगर बात करें तो इसमें एक लूप बनेगा, इसमें लूप बनेगा। तो मतलब हम निकालेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने पढ़ा हुआ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, हमने पढ़ा हुआ है कि पूरे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कब लगता है? जब लूप सिचुएशन हो। अगर लूप सिचुएशन में हम क्या पढ़ सकते हैं? KVL पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया अपना लूप सिचुएशन, इसको अपने क्या बोल दिया? लूप सिचुएशन। इसका लिए भी क्या बन गया? अपना लूप सिचुएशन। तो अपना फर्स्ट लूप L1 तो ये हो गया और L2 क्या हो गया? ये हो गया। हम बात करते हैं सबसे पहले लूप 4
लूप L1। तो L1 के लिए देखो, अगर हम इससे स्टार्ट करें A पॉइंट से, तो A से P चले तो यहाँ पे I1 P है। तो अब देखो साथ के साथ में जा रहे हैं, यहाँ पे साथ में जा रहे हैं। मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस के साथ में जाते हैं तो क्या आता है माइनस, और उल्टा आता है तो प्लस। तो माइनस I1P यहाँ पहुंच गए। इसके बाद हम नीचे आएंगे, साथ में आ रहे हैं तो फिर IG, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है इसका RG, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे RG। तो क्या हो जाएगा माइनस IG RG, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करें इसलिए तो हमने पहले जीरो कर दिया, जीरो अब नहीं, अब करेंगे ये कंडीशन लगाएंगे, लेकिन लूप पहले पूरा करने के बाद फिर कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इस करंट इसके पास, अब इसके आगे जा रहे P आ जाएगा प्लस, तो प्लस I माइनस I1 और मल्टीप्लाई बाय R इक्वल्स टू 0। फर्स्ट कंडीशन हो गया इस समीकरण इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, एक बार ओपन कर लो, I1P माइनस IG RG, इसको स्मॉल g कर देते हैं ना, IGRG प्लस IR माइनस I1R इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो फर्स्ट के लिए हो गई। अब हम बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए हम बात करें तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर स्पेस भी अपने पास है, ये चीज आप जान चुके हो, पहले कंडीशन भी हमने लिख भी दी। अगर आप बाद में वीडियो देखोगे तो अपने को ये पता भी चल जाएगा यहाँ पे क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए, तो 4 लूप 2, तो क्या हो जाना है, देखो यहाँ पे इसके लिए हम बात करें तो यहाँ से सबसे पहले हम C से स्टार्ट करते हैं, तो ये साथ में जा रहा है तो माइनस I1 माइनस IG ब्रैकेट और कैपिटल Q। उसके बाद हम इस पे पहुंचे प्लस प्लस Q अगेंस्ट है, तो I माइनस I1 प्लस IG और मल्टीप्लाई बाय S, ठीक है। उसके बाद हम इधर चलेंगे, इसके अगेंस्ट है तो प्लस IG RG इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको पहले इक्वेशन नंबर 2 से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अपन भी, जैसे हमने किया है। तो माइनस I1 Q, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा IG Q प्लस IS माइनस I1 S प्लस IGS प्लस IGRG इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। अब कंडीशन लगा देते हैं, नाउ अप्लाइंग व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। अब व्हीटस्टोन प्रिंसिपल आपको पता है, तो क्या हो जाएगा IG इक्वल्स टू 0। अब IG इक्वल्स टू 0 मैं अब इसको हटा दूं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो IG इक्वल्स टू 0 देखो, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पहले देखते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो माइनस I1P, ये IG 0 माइनस 0 प्लस IR1, तो मैं माइनस को डाल दें प्लस IR और माइनस I1R इक्वल्स टू 0। हम चाहो तो इस स्टेप को इससे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो इनमें से कुछ कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस I1P और प्लस कॉमन क्या लेते हैं R कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं ना, देखो दोनों से R कॉमन ले लिया तो I माइनस क्या हो गया I1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि I1P इक्वल्स टू R I माइनस I1 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई फर्स्ट, तो फर्स्ट को मैं हटा देता हूं यहां से। अब हम बात करें आगे, फर्स्ट के बाद थर्ड आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, तो IG इक्वल्स टू माइनस I1Q प्लस 0 हो गया IS माइनस I1S प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से अब फिर थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं, S कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस I1Q प्लस S कॉमन, तो क्या बचेगा I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1Q प्लस प्लस इक्वल और S I माइनस I1 इक्वेशन नंबर 4। अब लिखना है सिंपल अपने को, नाउ
कैंसिल और यहाँ से I + I1 कैंसिल, तो अपना आंसर आता है P/Q = R/S और ये क्या हो जाती है बैलेंस्ड कंडीशन में। फाइनल अपना ये रिजल्ट आता है व्हीटस्टोन का, क्या बोल देते हैं इसको अपन बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर? अपन इसी के लिए हम बात कर रहे थे कि बैलेंस्ड कंडीशन को किस बिहाफ पे कहा जाता है। सिंपल है, अपने को सबसे पहले अपने को केवीएल आना चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको केवीएल आता है, इसके अंदर केवीएल अप्लाई करिए, इसके अंदर केवीएल अप्लाई करिए, तो यहाँ से सिंपलीफाई इसके अंदर केवीएल अप्लाई करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट बनेगी जो अपने लिखी हुई है, क्वेश्चन 2 इससे बन जाएगी। उसके बाद दोनों के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली इनको हम सॉल्व करने के बाद हम लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको केवीएल नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से देखना, वहां से वो चीजें क्लियर हो जाए तो ही इस व्हीटस्टोन को पढ़ना, ठीक है। तो व्हीटस्टोन, सबसे पहले व्हीटस्टोन एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। दूसरी बात, व्हीटस्टोन किस पर काम करता है, किरचॉफ्स लॉ पे काम करता है, आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम के अंदर आपको लिखना है कि 4 अननोन रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि आप कहते हो कि सर एमीटर से भी तो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमीटर से कर सकते हैं, लेकिन एमीटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शो करता है, गैल्वेनोमीटर दोनों में करता है, इधर भी कर सकता है उधर भी। अगर इधर वोल्टेज ज्यादा होगी तो उधर चला जाएगा, वो इधर ज्यादा होगी इधर चला जाएगा। इसका मतलब अब ये नहीं वोल्टेज का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो करंट पे डिपेंड करेगा। अगर करंट जिधर ज्यादा होगा, अगर दोनों में इक्वल हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर अनइक्वल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शो करेगा ये। तो अपने को जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीज देखो, गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ काम करता है, एमीटर सिर्फ एक तरफ काम करता है। गैल्वेनोमीटर का मतलब वो कभी इधर भी जा सकता है तो कभी इधर भी जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना वाली, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिख दोगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग में आओगे तो वर्किंग में अपने को पहले प्रिंसिपल लिख देना है। प्रिंसिपल मैंने लिख चुका हूँ आपको, प्रिंसिपल के बाद सिंपल आपको उसकी वर्किंग के अंदर ये डेरिवेशन कर देना है। डेरिवेशन सिर्फ ये लिख देना, डेरिवेशन के बाद आपको ये देना कि अबव इक्वेशंस रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अपना व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर अब हम बहुत सारे जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो वो क्या क्या होंगी उनको हम देखेंगे। अगला टॉपिक है अपना मीटर ब्रिज। क्या टॉपिक है, मीटर ब्रिज। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो अपना जो टॉपिक होगा उसको बोलेंगे मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज किस बिहाफ पे काम करता है, कैसे काम करता है, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे मीटर ब्रिज, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मीटर ब्रिज क्या काम करता है। मीटर ब्रिज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ही क्या है, मीटर ब्रिज है। कैसे काम करता है देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये लिख देना कि इट इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, क्लियर। दूसरी बात लिखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे समझना ध्यान से। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, साथ के साथ में जो उससे जुड़ी हुई कंटेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारा जो डायग्राम है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से अपन ऐसे बना देंगे, ये क्या हो गया अपना डायग्राम हो गया। और इस डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम यहाँ पे भी शो करेंगे, ठीक है। अपना ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन का डायग्राम बन गया। ये एक आई शेप है, दो एल शेप की, जो अपना कॉपर होती है उसकी स्ट्रिप है। क्या है, कॉपर स्ट्रिप। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर स्ट्रिप। तो ये क्या हो गई, कॉपर स्ट्रिप। एक तो एल शेप की हो गई, अगर इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना आपका ना इस तरीके से। और ये आई शेप हो गई, ये क्या हो गई, एल शेप हो गई। अब क्या करते हैं कि इस कॉपर स्ट्रिप के इस वाले फेज में अपन आरबी को लगा देते हैं। आरबी, आरबी, आरबी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं यहां लिख देता हूं, आरबी का फुल फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। दूसरे कंटेंट्स हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, यहां पे इसको बोल दिया हमने एस। एस क्या है यहां पर, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वाले यहां से पार्ट से एक सीधा लाइन का एक वायर लगाते हैं। क्या होगा अपना, वायर होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। कितनी लेंथ होगी, 1 मीटर लेंथ होगी। उसके अलावा दूसरी बात हम बात करें तो इसलिए बना हुआ किसका होता है, ये होता है मैग्नेट एंड कांस्टेंट। तो
लेंथ ऑफ वायर में लिखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको उसमें लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 1 मीटर कितनी होती है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। ये बना किसका होता है मैग्नीन एंड कांस्टेंट का बना होता है। ठीक है कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट मतलब बाद में लगता है। ठीक है मैग्नीन एंड कांस्टेंट क्या बना हुआ है ये वायर बना हुआ है। अब क्या करते हैं हम कि इस वायर की यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे बैटरी लगा देंगे। बैटरी के साथ में हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा देंगे एक रियोस्टेट लगा देंगे और रियोस्टेट के साथ में हम यहाँ पे की लगा देंगे। ठीक है ये क्या होगा की बहुत जरूरी है क्योंकि सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो अपने की नीड होगी। ये क्या होगा अपना रियोस्टेट हो गया। आरएच को क्या बोलते हैं यहाँ पे रियोस्टेट। ठीक है कि जानते हो बैटरी की समझते हो आप और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया अपना कनेक्शन। ठीक है ये अपना मीटर ब्रिज बनके तैयार हो गया। अब किस तरफ यहाँ पे क्या करें अब क्या होता है दूसरी बात कि इसके सेंटर पर एक पॉइंट और लेते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे लगा देते हैं हम गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से हम एक जॉकी लगा देते हैं इसको बोलते हैं जॉकी। अगर अपन बोलेंगे इसको तो ये बोलेंगे जॉकी। क्या बोल देंगे जॉकी। इसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ये क्या है अपना जी क्या है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। हम पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर को वैसे भी और बाकी दोबारा हम इसको स्टडी कर चुके हैं। स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक हो देख लेना। बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं हो पर हो भी तो उसके लिए मैं पहले आपको सॉरी करूंगा। ठीक है तो ये क्या हो गया अपना जॉकी। अब ध्यान है कि हम एक पॉइंट से जो लेंथ होगी उसको एल बोल देंगे बची क्या हो जाएगी 100 माइनस एल। सर आपने तो 1 मीटर लिया था लेकिन हम यहाँ पे जो आंसर लेंगे ना वो सेंटीमीटर लेंगे इसलिए मैंने वहाँ पे दोनों चीजों को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आप कहते हो सर ये 100 माइनस एल तो बच्चे भाई पूरी की लेंथ एल है पूरा लेंथ जो 100 का है। अब इतना अगर इसमें एल हुआ तो बचा हुआ कितना 100 माइनस एल। पूरी लेंथ एल नहीं है पूरी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है एस एक सेक्शन से वो एल है तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा 100 माइनस एल। ठीक है ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा डायग्राम तो ये तुमने पढ़ लिया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है अब कंस्ट्रक्शन डायग्राम पढ़ लिया। अब डायग्राम में कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है इसमें मतलब बताना है आपको बताना है कि इसमें दो एल शेप एक आई शेप की कॉपर स्ट्रिप ली है ये लिख सकते हो। दूसरी बात हमने फर्स्ट जो कॉपर जो यहाँ पे स्ट्रिप उसमें आरबी को ऐड किया है यहाँ पे हमने एस को ऐड किया है मतलब एस क्या है अननोन रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आरबी क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके बाद हमने ए बी पॉइंट के बीच में एक वायर को लगाया है जो किसका बना हुआ है मैग्नीन एंड कांस्टेंट का बना हुआ है। लेंथ क्या है 1 मीटर। ठीक है उसके आई जो शेप है उसके बीच में से हमने किसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर को किससे टच किया है उस वायर से। उस वायर किसके थ्रू टच किया है जॉकी के थ्रू। किसके थ्रू टच किया है जॉकी के थ्रू। अब जॉकी के थ्रू टच किया है उसके बाद हमने ए और बी पॉइंट को एक बैटरी की और रियोस्टेट से ऐड किया है। ये तो आपको हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब आती है वर्किंग। वर्किंग में क्या करते हैं वर्किंग में सबसे पहले हम जैसे की इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से किसका फ्लो हो जाएगा करंट का फ्लो हो जाएगा। एक बात और बता दो मैं बैटरी का काम क्या है यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कराना। इसका मतलब पोटेंशियल की वजह से क्या फ्लो होगा करंट का फ्लो होगा। की का काम क्या है ऑन ऑफ करना। रियोस्टेट का काम है करंट को कंट्रोल करना। क्या काम है करंट को कंट्रोल करना कंट्रोल द करंट। ठीक है रियोस्टेट का वर्क अपने को पता चल गया। उसके बाद अगर एक पॉइंट पर करंट फ्लो होगा तो करंट इसके अंदर फ्लो होगा। अब इसमें अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल। अब अपन क्या करते हैं कि इस जॉकी को इस पर स्लाइड कराएंगे। इस जॉकी को इस वायर के ऊपर क्या कराएंगे स्लाइड कराएंगे। स्लाइड का मतलब आसानी से इधर उधर स्लाइड कराएंगे। तो जहाँ पे ये जॉकी को हम रोकें और गैल्वेनोमीटर अब ये स्लाइड किस ब्याह पे कराएंगे स्लाइड कराएंगे गैल्वेनोमीटर के ब्याह पे। अगर हम इसको स्लाइड कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। क्या शो करेगा रीडिंग शो करेगा। लेकिन एक सिचुएशन इस वायर पर वो होगी जहां पर इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो उसकी जो नीडल है वो 0 पर शो करेगी। क्या शो करेगी 0 शो करेगी। और जहां पे 0 शो करे वहां अपने को ये समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया पोटेंशियल ड्रॉप इसमें इक्वल हो गया।
कि भाई इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जितना है उतना किसमें था, बैटरी में था। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो गया, तो जहाँ पोटेंशियल इक्वल हो जाता है उसका मतलब वहाँ पे करंट का फ्लो रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने बैटरी का वोल्ट था उतना वोल्ट अपने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी यहाँ पे अब उसका अब ये पता है कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होता है, जहाँ रेजिस्टेंस होता है। करंट और रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR होता है, इसका मतलब करंट के साथ क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। करंट के साथ रेजिस्टेंस है, हम आसानी से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो चीजें और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो इसकी रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, RCM, क्या हो जाएगा, RCM। ठीक है, और लेंथ ऑफ द वायर क्या है, L है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास अब बन गए VT स्टोन कहाँ काम आएगा। VT स्टोन में कितने आर्म्स होती है, 4 होती है, 4 आर्म्स होती है, 1 2 3 एंड 4 बन गई ना 4। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये VT स्टोन बन गया। 1 2 3 एंड 4 ये नोन होगी, ये नोन होगी, ये नोन होगा, ये क्या होगा, अननोन होगा। S को क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। मैंने बोलते हैं ना अननोन, हमें जिस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, इस यहाँ पे लगा देंगे उस वायर को, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स होगा, ये इसमें 1 2 3 4 ये प्रैक्टिकल भी है आपका। जैसे अपन RB है, इसमें रेजिस्टेंस अपने को मान लीजिए 1 ओम रखना है, तो अपन उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम का जो मतलब पॉइंट होगा, जो उसमें एक तरह से डॉट होगा, उसको निकाल देंगे। ठीक है, 2 ओम करना है तो 2 ओम का डॉट निकाल देंगे और इस पोटेंशियल अपने कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें वर्किंग में हम इसका डेरिवेशन करते हैं, सिंपल सा है। अगर हम बात करें तो अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इन L लेंथ क्या हो जाएगा, RCM L, क्या हो जाएगा, RCM L। अब करो सर पोटेंशियल ड्रॉप V को होगा IR, अपने को चाहिए IR। अब करोगे सर इसमें जो RCM L क्यों लिखा है आपने, भाई देखो रेजिस्टेंस किसके साथ है, लेंथ में। भाई वो रेजिस्टेंस जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसमें तो रेजिस्टेंस ड्रॉप है, तो पोटेंशियल अपने इसमें भी यही होगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अगर चाहे करंट की बात करें तो I और लिख सकते हो। भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड होता है। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हम कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, पढ़ा है ना। RL प्रोपोर्शनल है तो इसके साथ में RL के साथ होगा। ठीक है, अब हम बात करें रिमेनिंग पार्ट में, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 100 माइनस L लेंथ, तो क्या हो जाएगा I, और यहाँ पर RCM की जगह आ जाएगा RCM और 100 माइनस L, 100 माइनस हो जाएगा। देखो स्पेस कम में से नहीं आ रहा, 100 माइनस L। अगर हम बात करें एक अपना तो रेजिस्टेंस ही हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, करंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। करंट तो इसमें कितनी फ्लो हो रही है, सब में करंट फ्लो है, तो हम करंट को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। सर ये कह रहा हूँ सर आप क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि सब के अंदर करंट तो इक्वल है ना भाई, इसके अंदर भी करंट आई है, इसके अंदर भी करंट आई है, इसके अंदर भी करंट आई है, इसके अंदर करंट आई है, अलग थोड़ी है, सब के अंदर इक्वल है। ठीक है, और ये जो कंडीशन हम यहाँ पे बैलेंस इसके साथ होगा, इसके साथ बैलेंस होगा, तो यहाँ पे तो हो गया RCM और यहाँ पे क्या होगा RCM। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप की जगह, ये सिंपलीफाई लिखना चाहो तो पोटेंशियल की जगह आप ये भी लिख सकते हो रेजिस्टेंस, ये भी आपको लिख सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर हमें तो ये नहीं लिखना, आप तो ये लिख सकते हो रेजिस्टेंस इन L लेंथ, रेजिस्टेंस इन 100 माइनस L। तो I का कांसेप्ट क्लियर हो गया, खत्म हो गया, I को यूज ही मत करो। मैं तो ये कहता हूँ कि I को यूज ही मत करो। तो रेजिस्टेंस इन L लेंथ तो RCM हो गया, और रेजिस्टेंस 100 माइनस क्या हो गया, RCM 100 माइनस L। सो नाउ P इक्वल्स टू तो क्या हो गया, RCM L, Q इक्वल्स टू क्या हो गया, RCM 100 माइनस L, और R तो है ही वहां पर R, और जो S है वो भी क्या है, S है। तो यहां से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू Wheatstone ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीज जरूरी है अपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो यहाँ से P की जगह क्या जाएगा, RCM L अपॉन RCM 100 माइनस L
इक्वल्स टू R अपॉन S, तो अपन इसको कह सकते हैं R से कैंसिल, तो हो जाएगा R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अब यहाँ से अगर S निकालना है अपने को, तो S के लिए क्या करेंगे अपन, S अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस L अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अगर अपन यहाँ से निकालें R, तो अपन इसको ऐसे दे सकते हैं क्या, S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाई बाय, तो हम अगर अपने कैलकुलेट करना है अननोन रेजिस्टेंस, तो S क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे L की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, L किससे आ जाएगा, L यहाँ से आ जाएगा, R कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। अब यहाँ से RB, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। मैं आपको डायग्राम जब प्रैक्टिकल आप करोगे या प्रैक्टिकल जब भी आप करोगे तो वहाँ देखोगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में भी बता सकूँ, मतलब यहाँ भी दिखा दूँगा डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से RB हो गया अपना रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, RB बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 2 3 फॉर्म आप अपने हिसाब से निकालोगे, और L यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, और R और L की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या वर्किंग सबसे पहले हमने पढ़ा मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज इज डिवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में डायग्राम में ये स्ट्रिप्स होती है, RB होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, लेंथ है, वायर है, किसका बना होता है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है ये आप जान चुके हो, करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या होती है उसको टच कराने वाली जो कंडीशन होती है जरूरी होती है। दूसरी बात हम बात करते हैं वर्किंग में आपको पता है कि जैसे हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे P को, तो करंट स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका अंदर पोटेंशियल ये हो जाएगा, इसको पूरा वर्किंग में लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस। अब इसकी है लिमिट्स, छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे, लेकिन अभी एक चीज है मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ आपको, लिमिट्स ये हटा देता हूँ। ठीक है, कि लिमिट्स में क्या स्टडी करेंगे, तो लिमिट्स ऑफ मीटर ब्रिज, तो अपना इसी के साथ में अब जो छोटा सा इसका इसी का पार्ट है, क्या है, लिमिट्स ऑफ मीटर ब्रिज। तो लिमिट्स ऑफ मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। पहली लिमिट्स है कि जो अननोन रेजिस्टेंस, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मीटर ब्रिज पढ़ा है मैंने, मीटर ब्रिज में जो कोर होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है, जिनको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप। जो कॉपर स्ट्रिप हो रही है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उसको नेग्लिजिबल हम मान के चलते हैं, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। अगर हम उसको नेग्लिजिबल नहीं माने तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसके नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा तो एरर आएगी, एरर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से हमने ये ब्रिज को बनाया था, ये ब्रिज था अपना इस तरीके से था ना, ब्रिज में थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ आपको ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, ये अपना ब्रिज था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा था, RB, और यहाँ क्या लगा हुआ था, S। तो इस RB को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, और S को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, और दोनों जो रेजिस्टेंस आएंगे उनका एवरेज निकाल लेंगे, कैलकुलेट। क्लियर हो गया ना, ये कर सकते हैं। सिंपलीफाई हमारा फर्स्ट लिमिट क्या है कि जो कॉपर स्ट्रिप्स है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की, और उसमें रेजिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, मतलब मानते हैं हम इसमें लेकिन होता नहीं है, उसको एरर, उसका रेजिस्टेंस होगा तो एरर आएगी। एरर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, और इनको अगर इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनका एवरेज निकालेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये तो पहली लिमिट है। दूसरी लिमिट, हम सेकंड लिमिट की बात करें तो वो क्या होता है कि अगर अपन बैटरी को लगा छोड़ देते हैं तो करंट पास होती रहेगी, कंडक्टर से जब करंट पास होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड भी होंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब जो पहले था वो नहीं रहेगा, उसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए तो अपनी दूसरी लिमिट है कि जो अपना बैटरी है उसमें से उसके बाद जो की है, की से उसको प्लग को इंसर्ट कर देंगे, मतलब प्लग को लीव कर देंगे, रिलीव कर देंगे, इसका मतलब की ओपन कर देंगे। तो दूसरी लिमिट क्या है हमारी कि should not current flowing in long time in the conductor because of due to current या due to electrons collide temperature of conductor will be increased, that's why resistance will be increased. So we should not flow the current in that, मतलब कि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा तक करंट को फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, लिख लीजिएगा। हम बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसके लिए हम बात करें तो जो जोकी होती है उस वायर पर जोकी होती है उसको स्लाइडली बहुत आसानी से करें। तो
मतलब बहुत फास्टली नहीं करेंगे। अगर फास्टली करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ भी ये बोल सकते हैं कि शुड नॉट स्लाइड jockey on the wire tightly due to this cross section area will be changed। ठीक है, ये हमारी 3 इसकी लिमिटेशन थी जो आपको स्टडी करनी थी। अगर कोई आपको लगता है कि लैंग्वेज बन नहीं रही तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है कि उस कॉपर स्ट्रिप के अंदर रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से एरर आ सकती है, तो उनको रेजिस्टेंस बॉक्स और इंटरचेंज करके उसका एवरेज निकालना है। दूसरा है कि लंबे समय तक हम करंट को फ्लो नहीं होने दे सकते क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से परेशानी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, उसकी को वहाँ से निकाल देंगे। दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन, इसको प्रिकॉशन में भी पढ़ेंगे हम, जब प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो आप उसमें प्रिकॉशंस में भी चीज़ आती है। और तीसरी है कि जो स्लाइड जो कि उसको आसानी से स्मूथली स्लाइड करेंगे। आप टाइटली नहीं करोगे, स्मूथली करोगे। अगर टाइटली करोगे तो उसका जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है, तो जिसकी वजह से क्या एरर आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर से मिलेगा और कोशिश करिएगा कि आप सारी चीज़ों को पढ़ो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद, मतलब कभी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले लेक्चर पढ़ के आओ, फिर इसको वापस पढ़ो। ठीक है, 2 बार 3 बार जब इन लेक्चर्स को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आने लगेगी। और उसके बाद भी आपको कोई परेशानी रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड